नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं और यह मध्य प्रदेश के इतिहास का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वैदिक इतिहास का, कि वैदिक काल के दौरान मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटी, किन किन क्षेत्रों में हमें वैदिक काल के सबूत मिलते हैं और कौन कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो वैदिक काल से मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर, जितने भी वीडियोज़ यहाँ अपलोड किए जाते हैं उनके सभी के नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो से संबंधित नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो जो मध्य प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री है, इसको भारत की एंशिएंट हिस्ट्री मतलब भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके समांतर ही माना जाता है। लेकिन कुछ अंतर देखे गए हैं, कुछ विभेद देखे गए हैं, जैसे कि जो चालकोलिथिक साइट्स हैं जो लगभग 600 बीसी तक 600 वर्ष बीसी तक मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 600 वर्ष पूर्व तक जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है इसमें चालकोलिथिक युग के मतलब ताम्रपाषाण युग के जो सबूत हैं वह देखने को मिलते हैं। और नॉर्थन इंडिया में जबकि यह जो है 1500 बीसी तक मतलब लगभग 1500 साल ईसा पूर्व तक जो ताम्रपाषाण युग है यह समाप्त हो गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के केस में थोड़ा सा ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा मेगालिथ कल्चर जो साउथ इंडिया में मुख्य रूप से पाया जाता है वह भी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं देखने को मिलता है। मतलब मेगालिथ कल्चर बेसिकली यह है कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों से एक टॉम्ब जैसा, एक कब्र जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। मतलब मुख्य रूप से जो कब्र होती थी उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और यह एक प्रकार की संस्कृति थी और इसका एक पर्टिकुलर फेज़ है और जिसके एग्जाम्पल हमें साउथ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसके एग्जाम्पल हैं जो कि रीवा और सिवनी में ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। फिर एक और बीच में फैक्ट निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वह साउथ का या दक्षिण का बिंदु है जहाँ पर हमें पेंटेड ग्रेवेयर्स मतलब जो हर ग्रे कलर के मृदभांड हैं या ग्रे कलर के बर्तन हैं, स्लेटी कलर के बर्तनों के हमें सबूत देखने को मिलते हैं जो कि मुख्य रूप से लोह जो काल था या आयरन एज है उससे संबंधित है। चलिए हम आगे बात करें कि एज ऑफ मेगालिथ्स एंड आयरन एज। सबसे पहले कि मेगालिथ्स या बड़े पत्थरों का जो युग है वह आमतौर पर माना जाता है कि 1700 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 1700 से लेके 1000 वर्ष बीसी तक इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। यह बहुत बड़े बड़ी साइज़ के पत्थरों की टॉम्ब या कब्र मान सकते हैं हम, जिसमें एक कब्र के आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं किसी की कब्र होगी जिसके आसपास ही बड़े बड़े पत्थरों से उसको घेर दिया गया है। सम स्ट्रक्चर्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम, जो कुछ खास स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके के जो मध्य प्रदेश में देखे गए हैं वह रीवा के क्षेत्र में और सिवनी के क्षेत्र में देखे गए हैं। हम लोह काल की बात करें, आयरन एज की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में लगभग 1000 बीसी मतलब 1000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास इसके कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और आयरन एज मुख्य रूप से चंबल जो नदी है उसके आसपास देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो चंबल क्षेत्र है, चंबल संभाग का जो क्षेत्र है, तो उनके हम कुछ खास डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जिलों की बात करें तो वहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर के क्षेत्रों में हमें चंबल नदी के क्षेत्रों में ये जो लोह युग है उसकी जानकारी हमें मिलती है। देखें तो ये एविडेंसेस ऑफ आयरन एज अराउंड द चंबल रीजन, तो यहाँ देखेंगे हम श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं हम ग्वालियर को भी कवर करेंगे। तो इस क्षेत्र में हमें लोह युग के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा जो बड़े पत्थरों वाली बात जो हमने करी कि मेगालिथ जो मुख्य रूप से हमें रीवा और सिवनी वाले क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखें क्या है कि वैदिक एज मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। और वैदिक एज को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये वैदिक एज का पूरा एक्सटेंशन है 1500 वर्ष पूर्व से लेके 600 वर्ष ईसा पूर्व तक। मतलब यह माना जाता है कि 1750 वर्ष ईसा पूर्व में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विनाश हो गया था। और जो बीच के 250 साल हैं 1750 से लेके 1500 के, इसके दौरान इन 250 सालों में धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ और यहाँ से आर्य युग शुरू होता है। सबसे पहले आर्यों का भारत में आक्रमण होता है, या ये कह सकते हैं कि आर्य जो हैं भारत में फैल जाते हैं। और उसके बाद मतलब जो अर्ली वैदिक काल है इसमें मुख्य रूप से आर्यों का विस्तार भारत के क्षेत्रों में और भारत के उत्तरी मैदानों की तरफ देखने को मिलता है। फिर 1500 से लेके 1100 वर्ष ईसा पूर्व तक आर्यों ने विस्तार किया अपना। और उसके बाद जब
लोह युग भी इसी के आसपास शुरू हो जाता है और बाद में फिर 1100 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्ष ईसा पूर्व तक लेटर वैदिक कहा जाता है, जहाँ पे जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो परिवर्तन आए उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे जाना जाता है कि जो वैदिक काल था मध्य प्रदेश में, तो उनने विंध्याचल पर्वत है उसको पार कर लिया था और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उनने अपना विस्तार कर लिया था। तो यह जो आर्यों का विस्तार मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1100 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश के जंगलों में आर्यों की बहुत सारी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। फिर ऐत्रेय ब्राह्मणा एक पुराना ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें निषाद ट्राइब, जो निषाद जनजाति है, वह मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश के जंगलों में इस जनजाति से संबंधित सबूत देखने को मिलते हैं जो कि मुख्य रूप से आर्य समाज से संबंधित हैं। मतलब जो आर्य जनजाति जिसका विकास जो माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से, जिन्होंने जो ग्रीक के ओरिजिन या जो इसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया के आसपास से इनने जो पूरे एशिया में विस्तार हुआ इनका। चलिए आगे बात करते हैं कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए हैं और ऐत्रेय ब्राह्मणा से, जो ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है, उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। लगभग कहा जाता है विश्वामित्र जो एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनके लगभग 50 जो पुत्र थे उन सभी ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में अपने आप को सेटल कर लिया, वहाँ पे वह रहने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मणा के बाद कुछ और ब्राह्मण जातियाँ जो आज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि पारासर, भरद्वाज और भार्गव, इनने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इनका निवास रहा। बात करें कि ऐत्रेय ब्राह्मणा में हमें जानकारी मिलती है कि विश्वामित्र के जो 50 पुत्र थे उनमें से नागा वॉज रूलिंग ओवर दैट टेरिटरी, मतलब उस समय जब विश्वामित्र जी के संतानें इस क्षेत्र में रहती थीं तो जो नागा ट्राइब है या नागा जनजाति है, यह जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है इसके ऊपर राज किया करती थी। मंधाता ने भेजा था अपने सन को, मंधाता के पुत्र थे पुरुकुत, तो पुरुकुत ने जो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे, मतलब इक्ष्वाकु जो वंश है उससे ही श्री राम की जानकारी भी हमें इक्ष्वाकु वंश से ही मिलती है। दशरथ भी इक्ष्वाकु वंश से ही थे। तो इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा हुए हैं मंधाता, उनने अपने पुत्र को पुरुकुत को यहाँ पे भेजा हुआ था नागा जनजाति की मदद करने के लिए, और उस समय गंधर्व का आक्रमण नागाओं के ऊपर हुआ था। जो पुरुकुत हैं इनने ही, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि नर्मदा का नाम रेवा से नर्मदा किसने किया, तो पुरुकुत ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने नर्मदा का नाम रेवा से बदल के नर्मदा कर दिया। चलिए आगे बात, नर्मदा नदी जो कि अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कही जाती है। चलिए आगे बात करें कि कौरश और चंद्र डायनेस्टी। तो कौरस जो मुख्य रूप से हैं ये एक कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, कुछ दंत कथाएँ हैं कि जो कौरस डायनेस्टी है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में अब इनका शासन था। और जो अनुस्मृति एक मिथ है, अनुश्रुति के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि मनु के जो 10 पुत्र थे उनमें से एक थे कौरश, और कौरश ने जो अपना किंगडम है, जो अपना साम्राज्य है, वह बुंदेलखंड क्षेत्र में, आप बुंदेलखंड की लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र की लोकेशन है। तो कौरश जो कि मनु के पुत्र थे उनने अपना साम्राज्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थापित किया। ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये यूपी में भी हम कवर करेंगे। और ये मनु की बात करें तो मनु जो थे, मनु ऋषि थे, उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक थे कौरश। मनु के बारे में हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद आती है चंद्र डायनेस्टी, जिसको अल किंगडम या अल साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो इनका नाम एला, जो कि ईला या एला जो भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो सके इसका, जो कि मनु की पुत्री थी। अभी हमने मनु के पुत्र के बारे में पढ़ा, मनु की पुत्री एला के बारे में पढ़ेंगे। तो एला ने शादी करी सोम, जो कि किसी चंद्र डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। सोम एला के पति, और इन्हीं के नाम पे जो एम्पायर का नाम पड़ गया, जो एला किंगडम पड़ा, और या फिर चंद्र डायनेस्टी, एला साम्राज्य या फिर चंद्र डायनेस्टी, जो चंद्र वंश था उसने इस क्षेत्र में शासन किया। और इनने अपना जो भी एम्पायर है, जो भी अपना साम्राज्य है, वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में फैलाया था। तो एक बार और कि जो लगभग मनु की संततियाँ हैं, मनु की जितनी भी संतति हैं, जितने भी पुत्र हैं पुत्रियाँ हैं, उनने बुंदेलखंड क्षेत्र में काफ़ी अपना विस्तार किया है। चलिए आगे बात करें कि ययाति डायनेस्टी। ययाति काफ़ी चक्रवर्ती राजा हुए हैं और इनकी काफ़ी सारी दंत कथाएँ भी हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारे नाटक भी बनाए गए हैं। और एला किंगडम, जो अल किंगडम है या अल साम्राज्य है, उसकी बात करें तो सोम, जिनके चंद्र और जो पुरुआ बोलते हैं इनको, मतलब इनको चंद्र डायनेस्टी हम कह सकते हैं, चंद्रवंशी कह सकते हैं। तो जो सोम हैं उनके 2 पुत्र थे, एक अमावस्यु और एक आयु। तो आयु के जो पुत्र थे, मतलब आयु के बाद जो तीसरी जनरेशन होती है, आयु के बाद तीसरी पीढ़ी में ययाति का जन्म हुआ, और ययाति ने शादी की देवयानी से, और देवयानी थी
शुक्र की, जो शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं तो क्योंकि माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं, तो शुक्र जो ऋषि थे या शुक्र जिनकी भी हम समझें, तो जो शुक्र की पुत्री थी देवयानी, तो ययाति ने देवयानी से शादी की और इनके 5 पुत्र हुए। और इन 5 पुत्रों में से एक पुत्र थे यदु। उनने जो ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसके काफ़ी बड़े भूभाग पर राज किया। तो रूल ओवर वैलीज ऑफ चमरावती, मतलब चंबल के क्षेत्र में इन्होंने राज किया। चंबल की बात करें तो चंबल निकलती है जानापाव महो इंदौर से, और यह उसके बाद चंबल बहती मतलब उत्तर की ओर बहती हुई या अपने उत्तर भारत की ओर, उत्तर के मैदानों की ओर इसका बहाव है। उसके बाद बात करेंगे हम बेत्रवती की, बेतवा जो कि कुमारगांव रायसेन से निकलती है। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्तिमती जो कि कैन के नाम से जानी जाती है, और कैन कटनी से निकलती है। चलिए, यदु स्टेट का इन्हें यहाँ पे स्थापना की, मतलब जो ये हमने बात की कि चंबल का जो विस्तार है चंबल नदी के दबाव क्षेत्र में, बेत्रवती मतलब बेतवा के दबाव क्षेत्र में, और शुक्तिमती मतलब कैन के दबाव क्षेत्र में जो यदु वंश है इसने अपना विस्तार किया। और जो यदु स्टेट था, यदु स्टेट को ही बाद में यदु डायनेस्टी मतलब यदु स्टेट यहाँ पे स्थापना की गई। यदु वंश के आगे लोगों ने यहाँ पे शासन किया, इसलिए इसको बोला गया यदु साम्राज्य, यदु वंश। चलिए, यदु वंश के बाद हम बात करेंगे कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी। अच्छा, इक्ष्वाकु तक पहुँचने के पहले, इक्ष्वाकु के बारे में हमने पहले भी देखा था, हमने बताया था कि इक्ष्वाकु से श्री राम हुए हैं, दशरथ जी इस इक्ष्वाकु वंश के थे। एक व्यक्ति हुए हैं दंतवक्र, जिनने दतिया की स्थापना करी, मतलब दतिया जो वर्तमान दतिया शहर है या दतिया जिला है, दतिया जिले की या दतिया शहर की स्थापना करी थी दंतवक्र ने। लेकिन ये श्री कृष्ण से हार गए, दंतवक्र श्री कृष्ण से हार गए और अब वहाँ से भागे और गोपालगिरी मतलब ग्वालियर जाके शिफ्ट हो गए। चलिए, ये तो एक छोटी सी कथा थी कि यहाँ पर श्री कृष्ण का भी रोल है, तो और रोचक हो जाएगी ये पूरा लेक्चर। आपको यहाँ पर राम भी मिल गए, कृष्ण भी मिल गए, और अब राम के वंश के बारे में बात करते हैं तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी पर हम चलते हैं। तो दंडकरण्य स्टेट, मतलब दंडकरण्य मुख्य रूप से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और दंडकरण्य में काफ़ी सारे जंगल हैं और वो काफ़ी रिच मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से काफ़ी रिच जगह है। वहाँ पे लोग शिल्पी सीरीज़ वहाँ पे देखने को मिली, शिल्पी की पहाड़ियाँ लोग वहाँ पे देखने जाते हैं। अनदर सन ऑफ मनु, अब ये जो थे इक्ष्वाकु, यह मनु के ही पुत्र थे। मतलब यह पूरी वंश जो हम चल रहे हैं, जो हम मानते हैं कि मानव जाति या हिंदू धर्म या जो आर्य समाज है, आर्य जो आए हैं उसके बाद जो मानव जाति का या हिंदू धर्म का विस्तार है, वो हम मनु से कहीं ना कहीं मानते हैं, मनु को ही इसका पिता मानते हैं। जो मनु स्मृति जो कि मनु ने लिखी, और कहा जाता है कि लगभग ये हिंदू धर्म का एक नीति शास्त्र है। चलिए बात करें तो यहाँ पे जो पुत्र थे इक्ष्वाकु के, जो कि सन ऑफ मनु ही थे, जो कि फर्स्ट फॉर्म्ड इन कौरस डायनेस्टी, मतलब पहले जो इनने जो मनु के पहले एक पुत्र थे जिनने कौरस डायनेस्टी, कौरस साम्राज्य की स्थापना करी, उनमें से दूसरे हुए जो इक्ष्वाकु, जिनने यहाँ पे दंडकरण्य क्षेत्र में अपना विस्तार किया। इन दंडकरण्य के बस्तर रीजन में काफ़ी विस्तार किया और दंडकरण्य स्टेट में दंडकरण्य साम्राज्य की स्थापना करी। उसके बाद मंधाता चक्रवर्ती एक यहाँ पे इसी वंश के एक बहुत बड़े किंग हुए हैं, बहुत बड़े राजा हुए हैं, काफ़ी प्रतापी राजा हुए हैं। इनका नाम बस याद रख लें, बाकी इस तरीके के प्रश्नों की ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। बाकी ये यहाँ याद कर सकते हैं हम कि हम दतिया की स्थापना किसने कही थी, तो ये दंडवक्र ने कही थी। दतिया शहर की स्थापना दंडवक्र ने की थी, और बाद में ये गोपालगिरी जो कि ग्वालियर का पुराना नाम है, इस वजह से हम गोपालगिरी को याद रखेंगे। चलिए, तो हम ग्वालियर की लोकेशन देख लें। तो यहाँ पे दतिया, जहाँ पे दंडवक्र ने इसकी स्थापना करी, और दतिया से ही जैसे ही श्री कृष्ण से उनका झगड़ा हुआ, तुरंत इनने ग्वालियर शिफ्ट हो गए। अब हम आगे देखने वाले हैं कि उज्जैन के पुराने नाम धार के, जिसको हम धरा नगरी के नाम से जानते थे, इसको इंद्रपुर के नाम से जानते थे, महेश्वर, महिष्मती, और ये सतना के पुराने नाम, इन सब के हम पीछे आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं सबसे पहले विराटपुरी, जिसको हम सोहागपुर के नाम से जानते हैं वर्तमान में। उसके बाद महिष्मती, जिसको हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। हम एक एक करके देख चलते हैं कि ये महेश्वर है, खरगोन जिले में महेश्वर पाया जाता है, और इसको पहले महिष्मती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इंद्रप्रस्थ, जिसको हम वर्तमान इंदौर के नाम से जानते हैं, इसको इंद्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद कुंटलपुर, जिसको हम कुटवार या फिर जो चंबल क्षेत्र में, चंबल जो हमारा क्षेत्र है उसमें कुटवार नाम का एक गांव है जिसको कुंटलपुर के नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद उज्जैनी की बात करें तो उज्जैन को उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद भोपाल, भोजताल के नाम से भोपाल को जाना जाता था। भोपाल की लोकेशन ये है, भोपाल के आसपास में देखने को मिल जाएगा विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, ये भोपाल की लोकेशन है, मध्य प्रदेश का ये कैपिटल है। उसके बाद बात करेंगे हम धरा नगरी, जहाँ पे कहा जाता है कि धरा नाम की वहाँ पे वैश्य हुआ करती थी, तो उनके ही नाम पे इस शहर का नाम धरा नगरी पड़ गया। तो यहाँ पे देखें तो ये धार है, जिसको नाम पहले धरा नगरी हुआ करता था। उसके बाद अंचारा, तो अंचारा जो है यह मुख्य रूप सतना का ही पुराना नाम है, और यहाँ हम देखें तो सतना की लोकेशन ये है, जो कि उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और सतना के आसपास रीवा है। रीवा और सिवनी में हमने देखे थे कि यहाँ पर जो मेगालिथ हैं,
महापाषाण युग के सबूत हमें मिलते हैं। चलिए, तो इस प्रकार ये था मध्य प्रदेश का प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत में हमने वैदिक काल के बारे में मुख्य रूप से जाना, और वैदिक काल के बारे में जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जैसे कि हमने अत्रेय ब्राह्मणा और इन सब के बारे में जाना, हमने बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में जाना, मनु के बारे में जाना, हमने मनुस्मृति के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, हमने जाना कि पुराने जो भी नाम हैं, पुराने शहरों के नाम क्या थे, शहरों के पुराने नाम क्या थे, इन सब की हमने चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो बने रहिए नॉलेज ब्लू के साथ, और जय भारत, जय हिंद, और पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।